नमस्कार प्यारे बच्चों। अब समय आ गया है परीक्षा का। आज हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी 131। ये कोड है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय। ये पॉलिटिकल साइंस का बीएजी फर्स्ट ईयर का विषय है और ये विषय बहुत ही सामान्य है जो आपने 11th-12th में इसको बहुत आसानी से पढ़ा है। तो आइए बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसके मुख्य विषय क्या हैं और इनमें हम केवल उन्हीं विषयों को कवर करेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। और याद रखिएगा, जो विषय मैं बताने जा रहा हूं वो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जैसे राजनीति किसे कहते हैं, राजनीति सिद्धांत से क्या अभिप्राय है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं, स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है, समानता से आप क्या समझते हैं, न्याय किसे कहते हैं, न्याय क्या होता है, अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, जेंडर से आप क्या समझते हैं, नागरिकता किसे कहते हैं, व्याख्या कीजिए, परिवार, कानून और राज्य को स्पष्ट कीजिए। इसके अलावा जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत, वितरणकारी न्याय, स्वतंत्रता पर जेएस मिल के विचार, राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत, एक परिवार में महिलाओं की स्थिति, पितृसत्ता, सेंसरशिप, अवसर की समानता, वैश्विक नागरिक, ई लोकतंत्र, मानव अधिकार और राज्य। ये सभी विषय वो विषय हैं जो 100% आपके परीक्षा में आने वाले हैं और मैं आशा करता हूं कि इसे आप भली भांति करेंगे और आपकी परीक्षा काफी अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजनीति किसे कहते हैं, या राजनीति से क्या अभिप्राय है, या राजनीति क्या है। राजनीति शब्द दो शब्दों से बना है, राज और नीति। राज का अर्थ है राज्य, सत्ता, शक्ति, शासन, और नीति का अर्थ है विधियों, सिद्धांतों और कानूनों का वह समूह जिसके द्वारा एक राज्य को नियंत्रित किया जाता है, एक राज्य को स्थापित किया जाता है, एक राज्य को प्रबंधित किया जाता है। कुल मिलाकर वे नीतियां, वे नियम जिससे एक राज्य को इस प्रकार से समन्वित किया जाए कि वहां पर व्यवस्था कायम हो, वहां पर कानून का शासन हो, वहां पर नीति नियम का शासन हो, वहां शांति बनी रहे, तो इसको ही राजनीति कहा जाता है। इसको ही अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है या पॉलिटिक्स कहा जाता है। साधारण सी बात कहे तो एक राज्य में एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है और सभी लोगों के पास इतना समय नहीं होता कि वो राज्य को बनाने में सहयोग दे सकें। तो ऐसे में कुछ व्यक्ति जो राजनीति में रुचि रखते हैं वे अपनी पार्टियां बनाकर एक विशेष विचारधारा के आधार पर राजनीति में भाग लेते हैं। वे हमसे वादा करते हैं, वे हमें कहते हैं कि हम राज्य को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, राज्य में रोजगार पैदा करेंगे, राज्य में शांति बनी रहेगी, राज्य में कल्याण होगा। इस आधार पर आज के आधुनिक राज्य में वोटरों के द्वारा हम अपने शासक को चुनते हैं और वो शासक जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं वो उस राज्य को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कुल मिलाकर राजनीति एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसे विचारों का समूह है जिसका उद्देश्य कहें तो शासन प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करना, सरकारी शक्तियों का प्रयोग करना होता है, और ताकि वो अपने राज्य को भली भांति नियंत्रित कर सके। राजनीति में कई प्रकार की विचारधाराएं होती हैं, जैसे आपका आदर्शवाद, यथार्थवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, गांधीवाद आदि। ये सभी वाद वास्तव में विचारधारा है और ये विचारधारा वास्तव में राजनीति कायम करने की एक सीढ़ी के रूप में कार्य करती हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राजनीति शब्द दो शब्दों का समूह है जिसका अर्थ है राज और नीति, जिसका एकमात्र उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति करना होता है, सत्ता को स्थापित करना होता है। वे विधियां, वे सिद्धांत, वे नियम
जिसके द्वारा एक राज्य को नियंत्रित करके वहां पर लोक कल्याण की स्थापना की जाए, राजनीति कहलाती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? राजनीतिक सिद्धांत क्या होते हैं? राजनीतिक सिद्धांत शब्द दो शब्दों से बना है, राजनीतिक और सिद्धांत। वे विचारधाराएं, वे सिद्धांत, वे नियम जिसके ऊपर राजनीति को आगे बढ़ाया जाता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। राजनीतिक दर्शन, सिद्धांत कुल ऐसी विचारधाराएं हैं जिसके द्वारा एक राज्य का ढांचा या उसकी संरचना तैयार की जाती है। बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं कि दर्शन, अनुभव और दृष्टिकोण एक ऐसा समन्वय जो राजनीति को या राज्य को एक ढांचा बनाकर देता है, जिसके आधार पर बाकी सभी कार्य किए जाते हैं, राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। राजनीतिक सिद्धांत राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही व्यापक और अनियंत्रित उपक्षेत्र है। यह कोई कल्पना ना होकर विज्ञान, नीति और तत्व ज्ञान का एक महत्वपूर्ण चिंतन है। इसके माध्यम से एक आधुनिक राज्य की व्यवस्था की जाती है। यह राजनीतिक क्रियाकलापों को गति प्रदान करता है। यह एक प्रकार की सुनियोजित व्यवस्था कायम करने का प्रयास करता है, ताकि जो जनता है, जो राज्य की आम जनता है, उसको अधिक से अधिक कल्याण प्रदान किया जा सके और वह कल्याण एक निश्चित ढांचे पर हो। कुल मिलाकर राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी अवधारणा है जो राजनीति से जुड़े हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करता है। एक राजनीति में कुछ प्रश्न होते हैं, जैसे राज्य की संरचना कैसी होगी, राज्य में रोजगार कैसे मिलेगा, लोगों का दर्शन क्या होगा, लोगों का रोजगार स्तर क्या होगा, उनकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, लोक कल्याण कैसे स्थापित किया जाएगा, भेदभावों को, अंधविश्वासों को कैसे दूर किया जाए। कुल मिलाकर एक राज्य के अंतर्गत जो सभी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, इन सभी का उत्तर राजनीतिक सिद्धांत में देने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर एक विशिष्ट विचारधारा जो निश्चित पैमाने पर चलती है और जिसका उद्देश्य राजनीतिक समस्याओं को दूर करना होता है, राजनीतिक सिद्धांत कहलाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता किसे कहते हैं या स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता मानव जीवन का मूल अधिकार है, यानी कि मानव जन्म से ही स्वतंत्र है, वो किसी का अधीन या किसी का गुलाम नहीं है। स्वतंत्र शब्द में दो शब्द हैं, स्व और तंत्र। स्व का अर्थ है अपना और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, यानी कि एक मानव अपने जीवन की व्यवस्था स्वयं करेगा। उसके जीवन में किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं स्थापित करेगा। उसका शोषण या उस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी। आधुनिक समय में स्वतंत्रता सबसे प्रमुख राजनीतिक दर्शन है। यह इस बात का बोध कराती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी देश, किसी राज्य या किसी राष्ट्र में हो, वहां रहने वाला व्यक्ति पूरी तरह से आजाद है। उस व्यक्ति पर किसी तरह का प्रतिबंध या मनाही नहीं है। वह किसी भी हद तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है, अपनी इच्छा से किसी भी आर्थिक कार्य को कर सकता है, अपनी इच्छा से अपने जीवन को गति देगा। उसमें सरकार का या किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। कुल मिलाकर इसे हम एक ऐसा ढांचा कह सकते हैं कि जहां व्यक्ति अपने जीवन की स्थापना स्वयं करेगा, उसको किसी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लिबरल शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है बंधनों से मुक्त होना या बंधनों का अभाव। अगर देखा जाए तो मानव स्वतंत्र पैदा होता है, उसके ऊपर कई प्रकार के बंधन, कई प्रकार के कर्तव्य, कई प्रकार के प्रतिबंध उत्पन्न कर दिए जाते हैं, राज्य के नाम पे, नागरिकता के नाम पे या किसी अन्य दर्शन के नाम पर। परंतु देखा जाए तो व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र है। तो एक ऐसा आयाम जहां व्यक्ति अपने जीवन की स्थापना स्वयं करता है,
जहां पर किसी प्रकार का किसी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम स्वतंत्रता बोलते हैं। सामान्य शब्दों में से ही आजादी कहा जाता है। सामान्य आधार पर स्वतंत्रता को कई भागों में बांटा गया है जो स्वतंत्रता का पूर्ण बोध कराती हैं। जैसे नंबर 1, प्राकृतिक स्वतंत्रता। इसका अर्थ है कि मानव प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र है, उसके जीवन में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। नंबर 2, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है जिसका संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है, अर्थात वो अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। नंबर 3, नागरिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वह रूप जो व्यक्ति को राज्य की ओर से प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को सुरक्षा, विधि की समक्ष समानता, भ्रमण की आजादी, भाषण की आजादी, लिखने की आजादी, धर्म की आजादी या वोट डालने का अधिकार या चुनाव में खड़े होने का अधिकार दिया जाता है। नंबर 4, आर्थिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वह रूप जहां पर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र होता है कि वह किस आर्थिक कार्य को अपनाए, चाहे तो वह प्राथमिक कार्य में जाए, चाहे तो वह द्वितीयक क्षेत्र में जाए, चाहे तृतीयक क्षेत्र में, अर्थात एक व्यक्ति स्वयं फैसला करेगा कि वो किस आजीविका क्षेत्र से अपनी जीविका कमाएगा। नंबर 5, राजनीतिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वह रूप जो उसे राजनीतिक आजादी प्राप्त करता है, अर्थात वो अपने राजनीतिक विचारों को रख सकता है, राजनीतिक दल की स्थापना कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है, चुनाव संबंधी विचारों रख सकता है। कुल मिलाकर वे सभी अधिकार जो एक राजनीति में होने चाहिए, उनसे जुड़ी स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है। नंबर 6, धार्मिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का वह रूप जहां व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मानने ना मानने के लिए स्वतंत्र है। वह किसी धर्म को अपनाए या ना अपनाए, वह उसका निजी मामला है। नंबर 7, वैधानिक स्वतंत्रता। वैधानिक स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ यह है कि सभी राष्ट्रों को अपना संविधान बनाने की आजादी है और यह संविधान विधान के अनुसार होना चाहिए, अर्थात देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विधान के सामने बिल्कुल बराबर है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अवैधानिक व्यवहार नहीं करेगा। और नंबर 8 है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता वह चीज है जो किसी देश को आजाद बनाती है, अर्थात एक देश किसी भी देश के अधीन नहीं है, एक देश अपने सभी आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है एक ऐसी अवस्था जहां व्यक्ति बिना किसी डर भय के अपने जीवन की स्थापना करता है, उसके जीवन में उसके कार्यों में किसी हस्तक्षेप नहीं होता है। इस स्थिति को ही स्वतंत्रता कहा जाता है, फ्रीडम कहा जाता है, लिबर्टी कहा जाता है या आजादी कहा जाता है। समानता शब्द का शाब्दिक अर्थ है एक समान होना, यानी कि कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। एक समाज में, एक राज्य में, एक देश में रहने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी रंग या किसी भी समाज से संबंध रखते हों, उनसे एक समान व्यवहार किया जाएगा। किसी आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। कुल मिलाकर सामाजिक संदर्भ में समानता का अर्थ है समाज में कोई किसी से अलग नहीं है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। यदि कोई किसी पद पर है, यदि कोई गरीब है, यदि कोई अमीर है, तो भी कानून के समक्ष सभी समान हैं। और यह समानता जब तक स्थापित नहीं होगी, एक राज्य में समानता कभी स्थापित नहीं हो सकती है। इसके अंतर्गत कुछ अधिकार हैं, जैसे सभी को एक समान सुरक्षा का अधिकार, सभी को मतदान करने का अधिकार, अपनी बातों को रखने का अधिकार, भाषा की अभिव्यक्ति का अधिकार, एक जगह पर इकट्ठे होने की आजादी, संपत्ति का अधिकार, सभी सामाजिक वस्तुओं और सेवाओं पर सबकी समान पहुंच, अर्थात राज्य किसी भी व्यक्ति से दोहरा व्यवहार नहीं करेगा। राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी वर्ग से संबंध रखते हैं, राज्य उनसे एक समान व्यवहार करेगा और तभी समानता स्थापित हो जाएगी। समानता को अंग्रेजी में इक्वालिटी कहते हैं। इक्वालिटी का शाब्दिक अर्थ है कि सभी व्यक्ति समान हैं, किसी भी व्यक्ति से किसी स्तर पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
समानता के कई प्रकार हैं, जैसे कानूनी समानता, अर्थात कानून के समक्ष सभी समान हैं। नंबर 2, राजनीतिक समानता, एक राज्य में रहने वाले सभी लोगों को एक समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। नंबर 3, आर्थिक समानता, एक व्यक्ति जिस भी समाज में रहता है वो अपनी इच्छा से किसी प्रकार के आर्थिक व्यवसाय को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। और नंबर 4 है सामाजिक समानता, समाज में सभी समान है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं, धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर समानता एक सीधी सपाट रेखा है जहां पर जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और जब तक किसी राज्य में समानता स्थापित नहीं होती, वहां स्वतंत्रता भी स्थापित नहीं हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय किसे कहते हैं? देखा जाए तो न्याय एक बहुत ही बारीक शब्द है जो इस बात पर बल देता है कि सभी समान हैं। न्याय एक समान व्यवस्था की वकालत करती है। न्याय इस बात पर बल देती है कि राज्य में जितने व्यक्ति हैं उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। न्याय एक प्रणाली है, न्याय नैतिकता है, न्याय उचित है, न्याय कानून के द्वारा स्थापित किया जाता है, न्याय धर्म है और न्याय समता स्थापित करता है। अर्थात एक राज्य में सभी के साथ एक समान व्यवहार होना ही न्याय कहलाता है। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो यदि किसी व्यक्ति के साथ कोई अन्याय होता है, किसी के साथ कोई लूटपाट होती है, कोई अपराध होता है, वह व्यक्ति अपनी शिकायत न्यायालय में दर्ज कराता है और यदि उसकी शिकायत सही पाई जाती है और जिस पर आरोप लगता है या जिस पर शिकायत की जाती है और उसके अपराध उचित पाए जाते हैं तो न्यायपालिका के द्वारा दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाता है। ये एक प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को ऐसी आजादी ना दी जाए, ऐसी छूट ना दी जाए कि वह दूसरे के अधिकारों का हनन करे। कुल मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था जो सभी को एक समान दृष्टि से देखती है, सभी को एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है कि जहां व्यक्ति भय मुक्त होकर, आतंक मुक्त होकर अपने जीवन की स्थापना करता है। यदि दुर्भाग्य से कुछ ऐसा घटता है जिससे वो अपने आप को भय महसूस करता है, संकट में महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है, तो वह उसकी शिकायत कानून के समक्ष कर सकता है, न्यायालय में कर सकता है और यदि उसकी शिकायत सही पाई जाती है, दोषी व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। इस प्रणाली को ही न्याय कहा जाता है। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस का अर्थ है एक समान होना, न्याय देना और सबको एक धागे से बांधना। न्याय अधिकारों और कर्तव्यों का एक समुच्चय है। जहां कोई व्यक्ति यदि कोई गलत कार्य करता है तो उसके साथ दंडात्मक व्यवहार किया जाता है और यदि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसकी प्रशंसा की जाती है। न्याय वास्तव में एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को विश्वास दिलाती कि वो जिस भी राज्य में रह रहे हैं उनके साथ न्यायपूर्ण बर्ताव होगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। अरस्तु ने न्याय के 3 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 वितरणकारी न्याय, नंबर 2 दोष निवारक न्याय और नंबर 3 क्रम विनिमय न्याय। वितरणकारी न्याय का अर्थ है कि समाज में सभी को एक समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी को एक समान अवसर दिए जाएंगे। राज्य के द्वारा जो भी कल्याणकारी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, योजनाएं बनाई जाएंगी, वो राज्य में रहने वाले सभी लोगों को बिना भेदभाव के प्राप्त होंगी। दोष निवारक न्याय का अर्थ है यदि कोई व्यक्ति किसी को परेशान करता है, कोई अपराध करता है, किसी को पीड़ा पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, तो दोषी व्यक्ति को न्याय दिलाया जाएगा। जो व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उसे दंडित किया जाएगा, उसे कारावास में डाला जाएगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा ताकि समाज में अन्य लोग सबक लें और ऐसे कार्य ना करें और न्याय की स्थापना हो जाए। क्रम विनिमय न्याय का अर्थ है एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली जहां पर जो भी कार्य होगा एक समान दृष्टि से होगा, जिसका उद्देश्य है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं न्याय एक विशिष्ट प्रणाली है जो समानता पर बल देती है, जो स्वतंत्रता पर बल देती है और यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है तो उसको दंड देने का प्रावधान भी रखती है। इस प्रणाली को ही न्याय कहा जाता है।
हमारा अगला प्रश्न है, अधिकार किसे कहते हैं, अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। अधिकार वास्तव में विशेष दावे, विशेष शक्तियां हैं जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति को अपने कार्य करने में आसानी होती है। अधिकार को अंग्रेजी में राइट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति पुलिस वाला है, पुलिस कर्मचारी है, तो उसे कुछ विशेष शक्तियां दी जाती हैं ताकि वो अपना कार्य आसानी से कर सके। माना कोई जज है तो उसे कुछ शक्तियां दी जाती हैं ताकि वो आसानी से अपने कार्य को गति दे सके। कुल मिलाकर किसी व्यक्ति को उसके पद के अनुसार दी गई विशेष सुविधा, विशेष दावे, विशेष अधिकार या विशेष शक्तियां, इनको ही अधिकार कहा जाता है। ये शक्तियां कानून के द्वारा प्रदान की जाती हैं, कानून इनकी रक्षा करता है और वे कानून के दायरे में रहकर ही कार्य करते हैं। तो इन विशेष अधिकारों को, इन विशेष शक्तियों को, इन विशेष दावों को या इन विशेष सुविधाओं को जो एक श्रृंखला में चलती हैं और किसी कार्य को करने के लिए उनको आधिकारिक शक्ति प्रदान करती हैं, अधिकार कहलाती हैं। भारत का संविधान भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की शक्तियां प्रदान करता है। भारत का मौलिक अधिकार 6 भागों में बटे हुए हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 भाषा, अभिव्यक्ति और संस्कृति का अधिकार, नंबर 4 धर्म की निजता का अधिकार, नंबर 5 शोषण के विरुद्ध अधिकार और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अर्थ ये है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, एक समान है, उसके साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका अर्थ यह है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसके निजी जीवन में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। एक व्यक्ति हर स्तर पर आजाद है, वह अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर सकता है, आर्थिक क्षेत्र में जा सकता है और वह अपने जीवन को अपने अनुसार गति देगा, उसमें किसी व्यक्ति, सरकार या संस्था का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तीसरा अधिकार है भाषा, अभिव्यक्ति और संस्कृति का अधिकार। सामान्य शब्दों में एक व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी भाषा को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, उसके जो विचार हैं, उसका जो दृष्टिकोण है, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है और वह अपनी संस्कृति को भी व्यापक रूप से फैला सकता है। नंबर 4 धर्म की निजता का अधिकार। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है। धर्म की स्वतंत्रता या धर्म का अधिकार। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, परंतु भारत में रहने वाले अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को माने या ना माने, ये उनका अपना निजी फैसला है। नंबर 5 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई व्यक्ति किसी भी आधार पर शोषण का शिकार है तो अपनी शिकायत कर सकता है और उस शोषण से मुक्त हो सकता है। और नंबर 6 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसी भी स्तर पर इनमें से कोई भी अधिकार स्थगित हो जाता है, उसे निलंबित किया जाता है या पांचों के पांचों अधिकार स्थगित कर दिए जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था इसकी अपील कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इन सभी अधिकारों को पुनः स्थापित किया जाएगा, क्योंकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इन अधिकारों का रक्षक है, संविधान का रक्षक है। इसके अलावा अधिकारों में कुछ अन्य अधिकार भी रखे जाते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आर्थिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार। ये अधिकार वास्तव में हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पूंजी हैं। इनके द्वारा ही हमें स्वतंत्रता मिलती है, यही हमें
स्वतंत्रता का आभास कराते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है? लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ है आम जनता, प्रजा, और तंत्र का अर्थ है व्यवस्था। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां आम जनता स्वयं अपने शासन का या अपने शासक का या अपनी सरकार का चयन करती हैं। आधुनिक समय में अधिकांश राज्य लोकतांत्रिक हैं। 19वीं शताब्दी के बाद जब लगभग सभी देश आजाद हो गए थे तो लगभग सभी देशों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। इस लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहा जाता है। डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेसी। डेमोस का अर्थ है आम जनता, क्रेसी का अर्थ है शासन व्यवस्था। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसे आम जनता स्वयं स्थापित करती है उसे लोकतंत्र कहा जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, बहुत ही बड़े विद्वान अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी थे, उन्होंने कहा था लोगों के लिए, लोगों के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था लोकतंत्र कहलाती है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जहां पर आम जनता चुनावों में अपने वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चयन करती है और जिस प्रतिनिधि को या जिस पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं, बहुमत प्राप्त होता है, वह अपनी सरकार का चयन करता है और निश्चित वर्षों के लिए, यानी कि 5 वर्ष या 6 वर्ष या 4 वर्षों के लिए वो जनता में उनका प्रतिनिधि बनकर शासन करता है। यदि वह पुनः अच्छा काम करता है तो उसे पुनः चुना जाता है, अन्यथा उसे हटाकर किसी अन्य को ले आया जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र एक प्रतिनिधि सरकार है जिसे आम जनता वोटों के द्वारा स्वयं चुनती है, लोकतंत्र कहलाता है। राजनीति के अंतर्गत लोकतंत्र को कई भागों में बांटा गया है, जैसे शास्त्रीय लोकतंत्र, कुलीनवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, सहभागी लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र, जनवादी लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, समाजवादी लोकतंत्र, ई लोकतंत्र। यदि देखा जाए तो हम भारतीय लोकतंत्र की बात कर सकते हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद होने के बाद भारत के नेताओं ने फैसला किया कि भारत में संसदीय प्रणाली होगी, अर्थात लोकतंत्र संसदीय रूप से स्थापित होगा। हमारी संसद दो भागों में बटी हुई है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। लोकसभा में जो सांसद आते हैं वे सांसद ही वास्तव में जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जिन पार्टियों या जिन दलों के सांसदों को बहुमत प्राप्त होता है उस का मुखिया या उस दल का मुखिया प्रधानमंत्री बनता है और उसके अन्य सांसद कैबिनेट मंत्री बनते हैं और वे मिलकर 5 वर्षों के लिए देश की सत्ता संभालते हैं और 5 वर्ष के बाद पुनः चुनाव होता है और फिर से चुनाव में जो जीतता है वह सत्ता के गलियारों में अपने आप को स्थापित करता है। इस प्रणाली को ही संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है और भारत में तब से लेकर अब 2022 तक यही सत्ता स्थापित है, जिसे हम संसदीय लोकतंत्र या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जेंडर समस्या से आप क्या समझते हैं, या जेंडर क्या होता है, या लैंगिकता से आप क्या समझते हैं? जेंडर शब्द का शाब्दिक अर्थ है लैंगिक पहचान। एक ऐसी स्थिति या एक ऐसी अवस्था जो हमें ये आभास कराती है कि अमुक व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है। कुल मिलाकर एक ऐसी पहचान जो यह दावा करती है कि स्त्री और पुरुष, इस स्थिति को ही जेंडर कहा जाता है। किसी भी समाज में दो पक्ष होते हैं, स्त्री पक्ष और पुरुष। वे सभी लोग जो पुरुष हैं, जो पितृ हैं, उन्हें पितृ सत्ता कहा जाता है, पुरुष वर्ग कहा जाता है, पुरुष समूह कहा जाता है। और वे सभी जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन्हें मातृ पक्ष, स्त्री पक्ष, नारीवाद या नारी पक्ष में रखा जाता है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जेंडर आदि मुद्दे या नारीवादी मुद्दे
सबसे अधिक उभरे हैं। ये इन मुद्दों पर बल देते हैं कि पुरुष सर्वाधिक शक्तिशाली है, उसने अपने शक्ति के आधार पर स्त्री को अधीन कर लिया है, उसने सभी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों पर वर्चस्व स्थापित किया है और इस वर्चस्व के माध्यम से वो स्त्री का शोषण कर रहा है। इसी आधार पर महिलाएं अपने अधिकारों की बात कर रही हैं। वो कहती हैं स्त्री और पुरुषों को समान होना चाहिए, एक स्त्री को वे सभी अधिकार मिलने चाहिए जो कि एक पुरुष को भी प्राप्त है। कुल मिलाकर जेंडर आधारित व्यवस्था राजनीति में इस बात पर बल देती है कि जो असमानता और स्त्री और पुरुष के बीच में है, अब उसे समाप्त कर देना चाहिए। अब कोई किसी से बड़ा या छोटा या जो कोई किसी से कम शक्तिशाली नहीं है, सभी समान हैं। एक ऐसी अवधारणा जो हमें इस बात का आभास कराए जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, ऐसे मुद्दों को जेंडर संबंधी मुद्दों में रखा जाता है। नागरिकता से आप क्या समझते हैं? नागरिकता किसे कहते हैं? सामान्य रूप से किसी राज्य, किसी राष्ट्र या किसी में देश में रहने वाले वे व्यक्ति जो बालिग हैं, जिन्हें अपने राज्य और देश के सभी अधिकार प्राप्त हैं, तो ऐसे लोगों को नागरिक कहा जाता है और उनके दिए गए अधिकारों को नागरिकता कहा जाता है। किसी राज्य विशेष में विशेष सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय या उस समुदाय का सदस्य होना ही नागरिकता कहलाता है। हम आज देख रहे हैं कि विश्व में 200 से अधिक देश हैं। इन 200 से अधिक देशों में अरबों सैकड़ों लोग रहते हैं। एक अनुमान के अनुसार अब लगभग 7 अरब की आबादी है। ये 7 अरब की आबादी किसी न किसी देश में रहती है। तो जो व्यक्ति जिस देश में रहते हैं, उस देश के द्वारा उन्हें विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिसके द्वारा वे वहां चुनाव लड़ सकते हैं, वोट दे सकते हैं, उस देश के अधिकारों का सदुपयोग कर सकते हैं, वहां अधिकारों की मांग कर सकते हैं। तो ऐसे अधिकारों से परिपूर्ण समूह को ही नागरिकता कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में सिटीजनशिप कहा जाता है, यानी कि वे अधिकार जो केवल उसी व्यक्ति को मिलते हैं जो उस देश में रह रहा है, उस देश के नियमों को मान रहा है, उस देश के अधिकारों को ग्रहण कर रहा है। ऐसे अधिकारों का समुच्चय जो आपको विशेष नागरिक बनाता है, ताकि आप राजनीति में भाग ले सकें, राजनीति में चुनाव लड़ सकें, अपनी वोट दे सकें। तो ऐसे अधिकारों से परिपूर्ण शक्ति नागरिकता कहलाती है, सिटीजनशिप कहलाती है। नागरिकता के 3 आयाम हैं। नंबर 1 नागरिक आयाम, नंबर 2 राजनीतिक आयाम और नंबर 3 सामाजिक आयाम। और नागरिकता 2 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। नंबर 1 है आपका जन्मजात नागरिकता, यानी कि एक व्यक्ति जिस भी देश में जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नंबर 2 है आपका प्राधिकृत नागरिकता या ग्रहण की गई नागरिकता। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाकर विवाह कर लेता है, तो उसे विवाह कर लेने के कारण वहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। या फिर कोई व्यक्ति 5 वर्ष या 10 वर्ष किसी देश में रह रहा है और वहां के सभी कानूनों को पूरी कर रहा है और नागरिकता के लिए जो जो गुण और कर्तव्य होने चाहिए उनको लगातार पूरा कर रहा है, तो भी देश उसे नागरिकता प्रदान कर देता है। कुल मिलाकर नागरिकता 2 प्रकार की होती है, जन्मजात नागरिकता और प्राधिकृत नागरिकता। जन्मजात नागरिकता आपको जन्म से ही प्राप्त होती है और प्राधिकृत नागरिकता आपको ग्रहण करनी पड़ती है। इसके 2 प्रकार हैं, या तो विवाह करके ग्रहण कीजिए या फिर वहां पर 5-10 वर्ष रहकर जो भी उनके नियम हैं उन नियमों को पूरा कीजिए और वहां की नागरिकता ग्रहण कीजिए। इसको ही नागरिकता कहा जाता है। नागरिकता का अर्थ है वे विशेष शक्तियां जो एक राज्य अपने नागरिक को प्रदान करता है, नागरिकता कहलाती है या सिटीजनशिप कहलाती है। परिवार, कानून या राज्य से आप क्या समझते हैं? राज्य एक संगठित और काल्पनिक इकाई है जो किसी शासन के अधीन होती है। एक राज्य के अंदर 4 मुख्य विशेषताएं होती हैं: निश्चित आबादी, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। देखा जाए तो राज्य के एक काल्पनिक इकाई है। अगर हम ऊपर से हेलीकॉप्टर लेके जाएंगे तो हमें राज्य की कोई सीमाएं नहीं दिखाई देंगी, परंतु फिर भी राज्य हैं।
आज विश्व में 200 से अधिक राज्य हैं और ये राज्य विशिष्टता रखते हैं। जैसे सभी के पास अपनी भूमि है, अपनी निश्चित जनसंख्या है, वहां एक सरकार काम करती है और इनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। भारत के संदर्भ में भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर सेवन सिस्टर्स तक हमारे पास एक निश्चित भूभाग है। इस निश्चित भूभाग में 140 करोड़ की आबादी निवास करती है। हर 5 साल में सरकार का चयन होता है, यह सरकार व्यवस्था स्थापित करती है, सरकार कार्य करती है और संप्रभुता यानी कि भारत सरकार पूरी तरह से आजाद है, उसके आंतरिक और बाहरी कार्यों में कोई राज्य, कोई देश, कोई व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करता है। इस प्रकार भारत एक राज्य है और भारत राज्य में रहने वाले यहाँ के नागरिक पूरी तरह से एक राज्य के नागरिक हैं, उन्हें हर प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। परिवार, परिवार शब्द का अर्थ है माता पिता और उत्पन्न संतानों का समूह, इसे अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं। परिवार शब्द 2 शब्दों से बना है, परि जमा वार। परि का अर्थ है परिचित, वार का अर्थ है साथ रहने वाला, अर्थात उन परिचितों का समूह, उन जानकारों का समूह जो एक साथ निवास करता है, एक साथ रहता है, यानी कि माता पिता और उनसे उत्पन्न संतानें। परिवार 2 प्रकार के होते हैं, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। जिस परिवार में केवल माता पिता और उनसे उत्पन्न संतानें निवास करती हैं, एकल परिवार कहलाता है। और वह परिवार, इसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उन सबकी संतानें निवास करती हैं और खास बात यह कि उनका भोजन एक ही चूल्हे पर बनता है, संयुक्त परिवार कहलाता है। कानून किसे कहते हैं? कानून को विधि, नियम, सिद्धांत या संहिता कहा जाता है। कानून या विधि एक लिखी लिखाई दस्तावेज होती है जिसे बहुत सोच समझ के स्थापित किया जाता है, समाज को व्यवस्थित करने के लिए, समाज को नियंत्रित करने के लिए और समाज को एक निश्चित दिशा पर चलाने के लिए कानून की जरूरत होती है। और ये कानून बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं, राज्य के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। एक राज्य जब कानूनों का निर्माण करता है तो उसका मुख्य उद्देश्य लोगों को दिशा प्रदान करना होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे भारत का संविधान भारत को दिशा प्रदान करता है। भारत की दंड संहिता यानी कि आईपीसी इस बात पर बल देती है यदि कोई व्यक्ति अवैधानिक कार्य करता है, दंडनीय कार्य करता है तो उसको किस आधार पर सजा दी जाएगी। कुल मिलाकर कानून लिखे लिखाए दस्तावेज हैं जिन्हें बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है और जिसके आधार पर एक राज्य को, एक देश को दिशा प्रदान की जाती है। कानून, विधि या लॉ कहलाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। जॉन रॉल्स उपयोगितावादी न्याय की बात करते हैं, वितरणात्मक न्याय की बात करते हैं। उनका मानना है कि हमारा समाज बहुत ही विविधतामय है, यहाँ एक नहीं कई प्रकार के व्यक्ति रहते हैं और सभी की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति अलग अलग है। इसीलिए न्याय ऐसा हो जो सभी को कल्याण प्रदान करे। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्रदान की जाए जो समाज में रहने वाले सभी लोगों को न्याय प्रदान करे और यह न्याय ऐसा हो जहां व्यक्ति अपने जीवन को सफलतापूर्वक स्थापित कर सके, उसके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, वह अपने जीवन की स्थापना करे, अपनी मनचाही शिक्षा प्राप्त कर सके, अपनी इच्छा से आर्थिक क्षेत्र चुन सके, अपनी इच्छा से विवाह कर सके, अपनी इच्छा से परिवार की स्थापना कर सके, उसके आने जाने में कोई प्रतिबंध ना हो। कुल मिलाकर जॉन रॉल्स एक ऐसा मानवतावादी न्याय सिद्धांत चाहते हैं जहां एक नगर, एक राज्य या एक देश में रहने वाले व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म या किसी वर्ग के हों, उनके साथ एक साझा न्याय व्यवस्था स्थापित किया जाए। राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाए वो कानून सभी के लिए समान हो, उसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। राज्य जो योजनाएं बनाएगा उस योजनाओं का कल्याण सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। राज्य के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाएंगी वो सभी लोगों के लिए एक समान होंगी। कुल मिलाकर जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत वितरणकारी न्याय है, जो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है, जो समाज में स्थापना चाहता है, जो समाज में कल्याण चाहता है, न्याय की वह प्रतिष्ठा जो सभी लोगों के लिए एक समान हो, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहलाता है। उनके न्याय सिद्धांत को वितरणकारी न्याय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है वितरणकारी न्याय सिद्धांत।
यह वितरणकारी न्याय सिद्धांत भी जॉन रॉल्स की न्याय सिद्धांत सा ही है। वितरणकारी न्याय सिद्धांत का अर्थ है कि एक राज्य जो भी योजनाएं स्थापित करेगा, उन योजनाओं को राज्य के छोटे से छोटे व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति अति सीमांत है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है, उस तक उसका लाभ पहुंचना चाहिए। वितरणकारी का अर्थ है वितरण करना, लोगों तक पहुंचाना, बांटना, वर्गीकृत करना। यानी कि एक राज्य जो भी व्यवस्थाएं, जो कल्याण लागू करना चाहता है, रोजगार लागू करना चाहता है, भोजन बांटना चाहता है, राशन बांटना चाहता है, दवाई बांटना चाहता है, यानी कि वे सभी आधारभूत वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, अर्थात जीवन की 5 मूलभूत चीजें आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके अलावा जो भी योजना सरकार बनाना चाहती है, राज्य बनाना चाहता है, उस कल्याणकारी योजनाओं से उन लोगों तक कितना लाभ पहुंच रहा है। न्याय की वह प्रणाली जो अपने कल्याण को, जो अपने सामाजिक कल्याण को हर छोटे से छोटे व्यक्ति तक लागू करना चाहती है, वितरणकारी न्याय सिद्धांत कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है जे.एस. मिल के स्वतंत्रता विचार। स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ है फ्रीडम, लिबर्टी, आजादी। जे.एस. मिल का मानना है कि अपने आप पर, अपने कार्यों पर, अपने विचारों पर व्यक्ति की स्वयं की सत्ता, अर्थात व्यक्ति अपने कार्यों के लिए, अपने विचारों के लिए पूरी तरह से आजाद है। मिल का कहना है कि एक व्यक्ति का विकास तभी संभव है जब उसके ऊपर किसी तरह का दबाव ना हो। एक व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वातावरण में अपने आप को स्थापित कर सके, अर्थात उस पर किसी तरह का प्रतिबंध न लगाया जाए, वह अपने कार्यों को अपने अनुसार गति दे सके। जे.एस. मिल व्यक्ति के आत्मविकास पर जोर देते हैं, उसकी उपयोगिता पर जोर देते हैं। जे.एस. मिल का मानना है कि मानव स्वतंत्र है, उसका जन्म एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में हुआ है, तो उसके ऊपर अनावश्यक प्रतिबंध ना थोपे जाएं, उसको एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए जहां वो अपनी शक्तियों का समुचित प्रयोग कर सके। उसे कई प्रकार के बंधनों में, प्रतिबंधों में, नियंत्रणों में ना रखा जाए। उसको एक ऐसा वातावरण मिले जहां वो अपने विचारों का, अपने मस्तिष्क का, अपनी बुद्धि का भली भांति प्रयोग कर सके। वे एक ऐसी अवधारणा बल देते हैं जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति को एक ऐसा आवरण मिले, एक ऐसी स्थिति मिले जहां वो अपने विचारों को गति दे सके, परंतु वह दूसरे के विचारों में, दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। हमारा अगला प्रश्न है राज्य पर मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवाद का अर्थ है कार्ल हेनरी मार्क्स के विचार। कार्ल मार्क्स इस शताब्दी के, इस युग के सबसे बड़े विचारक हैं। उनका मानना है कि हमारा संसार 2 भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। अमीर थोड़े से हैं, मुट्ठी भर, मात्र 10%, परंतु उनके पास संसार की 90% पूंजी है। वहीं हमारे संसार में 90% व्यक्ति गरीब हैं, किसान हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, और उनको हर रोज अपनी रोटी के लिए, अपने भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और इन 90% व्यक्तियों को केवल 10% संसाधनों में गुजारा करना पड़ता है। कुल मिलाकर यहाँ पर मार्क्स का मानना है कि संसार में अव्यवस्था है, संसार बटा हुआ है अमीर और गरीब, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। और अमीर अपनी सत्ता के बल पर, अपने पैसे के बल पर, अपने रुतबे के बल पर गरीबों का भरपूर शोषण करते हैं, और जो गरीब कार्य करता है उस गरीब का जो मेहनताना है उसको चुरा लेते हैं। तो उनका मानना है कि एक दिन ऐसा होगा, एक ऐसे विचारों का विकास होगा जब सारे किसान, मजदूर, सारे कारीगर, महिलाएं, वृद्ध, बुजुर्ग, विद्यार्थी सब इकट्ठे होकर क्रांति की स्थापना करेंगे, और यह क्रांति अमीरों के खिलाफ होगी, सत्ता पलट दी जाएगी। और सत्ता पलटने के बाद मार्क्सवाद कायम होगा, साम्यवाद कायम होगा, समाजवाद कायम होगा, जहां सभी समान होंगे, कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, सभी को रोजगार के अवसर मिलेंगे, सभी को भोजन मिलेगा, निजी पूंजी का अधिकार नहीं होगा, संपत्ति पर सरकार का अधिकार होगा, और सरकार सभी के लिए, सभी के विकास के लिए कार्य करेगी, और सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी को सामाजिक कल्याण पहुंचाना होगा। इसको ही राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा कहा जाता है। कुल मिलाकर राज्य की वह अवधारणा
जिसका उद्देश्य सभी को एक समान अवधारणा देना है, सभी को एक समान विकास देना है, जहां पर पूंजी का कोई अधिकार नहीं होगा, सभी व्यक्ति एक समान होंगे। व्यक्ति को उसके गुणों के आधार पर कार्य दिया जाएगा और कार्य के आधार पर वेतन दिया जाएगा। इसको ही राज्य की मार्क्सवादी अवधारणा कहा जाता है। मार्क्स के विचारों को लेकर ही लेनिन ने पूरे रूस में क्रांति की और 1917 में रूसी क्रांति मार्क्सवाद पर ही आधारित थी। 1917 में पहली क्रांति हुई जिसने साम्यवाद की स्थापना की और यह साम्यवाद वही मार्क्सवाद है। मार्क्सवाद का अर्थ है एक ऐसा राज्य जहां पर निजी पूंजी का कोई स्थान नहीं है, वहां पर सरकार सब कुछ अपने नियंत्रण में रखती है। क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना करना है, के निर्णय सरकार लेती है। सभी को रोजगार मिलता है, सभी को रोटी मिलती है, सभी को भोजन मिलता है, सभी को शिक्षा मिलती है। इस अवधारणा को ही मार्क्सवादी अवधारणा कहा जाता है। पितृसत्ता किसे कहते हैं? पितृसत्ता से क्या अभिप्राय है? हमारा समाज दो लिंगों पर आधारित है, स्त्री और पुरुष। प्राचीन काल से ही हमारे समाज में पितृसत्ता है, पुरुष प्रधान व्यवस्था है। पुरुष प्रधान व्यवस्था इस बात पर बल देती है कि सारे अधिकार पुरुषों के पास हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, निर्णय पुरुष लेता है और इसमें नारी का शोषण होता है। इस बात को ही बार बार उठाया जाता है। एक ऐसी व्यवस्था जहां पर परिवार का मुखिया, समाज का मुखिया पुरुष होता है, सभी बड़े फैसले पुरुष लेता है और महिलाएं केवल घर के कार्य करती हैं। इस व्यवस्था को ही पितृसत्ता, पुरुष प्रधान व्यवस्था कहा जाता है। अब पिछले कई सालों से पितृसत्ता को चुनौती दी जा रही है। पितृसत्ता से अधिकार मांगे जा रहे हैं, ये अधिकार महिलाएं मांग रही हैं। इसी आधार पर पितृसत्ता की आलोचना की जाती है। नारीवादी लेखकों का मानना है या विद्वानों का मानना है कि पुरुष ने बहुत ही चतुराई से हर प्रकार के क्षेत्र, जैसे सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और अन्य सभी क्षेत्रों से महिलाओं को दूर कर दिया है और वो प्रधान बन बैठा है, वो वर्चस्वशाली बन बैठा है। उसने महिलाओं को केवल घर तक सीमित कर दिया है। महिलाएं मात्र घर का काम करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, घरेलू कार्यों में हाथ बटाएंगी। उसके अलावा वो अपने हर प्रकार के कार्य के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। पितृसत्ता का शाब्दिक अर्थ है पुरुषों की सत्ता, पुरुष प्रधान व्यवस्था। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां पर महिलाएं नगण्य होती हैं, महिलाएं हाशिए पर होती हैं, पुरुष केंद्रीय भूमिका में होता है, पुरुष के द्वारा सभी फैसले लिए जाते हैं। इसको ही पुरुष प्रधान व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ सारे अधिकार पुरुष अपने मुट्ठी में रखता है और महिलाएं वही आचरण करती हैं जो पुरुष चाहता है। और अभी भी विश्व में देखा जाए तो विश्व के अधिकांश देशों में पुरुष प्रधान व्यवस्था है। कुछ गिने चुने कबीलों में या कुछ छोटे समूहों में मात्र सत्ता देखी जा रही है, परंतु अभी भी विश्व के अधिकांश समाजों में, अधिकांश कबीलों में और अधिकांश राज्यों में पुरुष प्रधान व्यवस्था या पितृसत्ता की व्यवस्था है। सेंसरशिप से आप क्या समझते हैं? सेंसर से क्या अभिप्राय है? सेंसर का अर्थ है प्रतिबंध लगाना या नियंत्रित करना। सेंसरशिप एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कुछ भी छापने से पहले, कुछ भी दिखाने से पहले, फिल्म बनाने से पहले, टेलीकास्ट करने से पहले, खबर चलाने से पहले सरकार की आज्ञा लेनी होती है। इसे हम प्रेस सेंसरशिप से जोड़ सकते हैं। 25 जून 1975 को जब भारत में आपातकाल लागू हुआ था तो प्रेस वालों को कुछ भी छापने से पहले, न्यूज वालों को कुछ भी दिखाने से पहले सरकार से आज्ञा लेनी पड़ती थी। सरकार केवल उन्हीं खबरों को चलवाती थी जो सरकार के पक्ष में होती थी, विरोधी खबरों को दिखाया नहीं जाता था। तो सेंसरशिप का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण में रखना, बांध कर रखना या प्रतिबंधित करना। यानी कुछ भी छापने से पहले, दिखाने से पहले या टेलीकास्ट करने से पहले हमें सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इसको ही सेंसरशिप कहा जाता है। भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन सेंसरशिप है। यानी कि आप मुक्त रूप से ना तो कुछ कह सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। आपको वही छापना होगा, वही बोलना होगा, वही भाषण देना होगा जो सरकार के पक्ष में है। सरकार के पक्ष में यदि कुछ भी ऐसा है जो उसके विरुद्ध है तो उसे छापा नहीं जाएगा।
सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सामाजिक न्याय का अर्थ है कि समाज में सभी के साथ एक समान व्यवहार होगा। किसी भी समाज में व्यक्तियों की स्थिति एक समान नहीं होती है। व्यक्ति अमीर, गरीब, छोटे, बड़े, कई जातियों के, नस्लों के और धर्मों के लोग रहते हैं। यानी कि एक समाज में विभिन्न जातियों, विभिन्न नस्लों, विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न आर्थिक स्थिति वाले लोग रहते हैं। तो सामाजिक न्याय के अंतर्गत सरकार जो भी लागू करती है, जो न्याय लागू करती है, जो कल्याण लागू करती है, जो योजनाएं लागू करती हैं, उन योजनाओं से सभी लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए। अर्थात सरकार या राज्य सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। समाज की वह व्यवस्था जहां सभी को एक समान दृष्टि देखा जाएगा और सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं सभी को समान रूप से प्राप्त होंगी, सामाजिक न्याय कहलाती हैं। अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं? सामान्य एक ऐसे अवसर जहां पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। एक व्यक्ति जिस राज्य में पैदा हुआ, जिस राज्य में वह विकास कर रहा है, जिस राज्य में वह शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उस राज्य में चाहे वो व्यक्ति किसी जाति, किसी धर्म या किसी नस्ल या किसी संप्रदाय से है, उसको वे सभी अवसर दिए जाएंगे जहां पर वो अपना संपूर्ण विकास कर सके। कुल मिलाकर राज्य की वह व्यवस्था जहां पर राज्य अपने सभी नागरिकों को एक समान मानता है, राज्य के जितने नागरिक हैं उनको शिक्षा के स्तर पर, नौकरी के स्तर पर, आर्थिक क्षेत्र के स्तर पर, काम धंधे के स्तर पर, विवाह करने के स्तर पर या किसी भी अन्य स्तरों पर एक समान अवसर दिए जाएंगे। जाति, धर्म या किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार अपने आप को विकसित करेगा और अपनी योग्यता के आधार पर वो किसी भी बड़े से बड़े पद पर जा सकता है, अपने आप को स्थापित कर सकता है। इसको ही अवसर की समानता कहा जाता है। वैश्विक नागरिकता किसे कहते हैं? आज हमारा पूरा विश्व वैश्विक हो चुका है। आज हम केवल एक देश के नागरिक नहीं हैं, हम दुनिया भर की खबरों से परिचित रहते हैं और हमारी लगातार इच्छा भी रहती है कि हम पूरे विश्व का भ्रमण करें। वैश्विक नागरिकता एक ऐसा विचार है जो हर प्रकार की राजनीतिक सीमाओं से, राज्य की सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से परे है। यह एक विशिष्ट जिम्मेदारी है जहां व्यक्ति अपने आप को पूरे विश्व का नागरिक मानता है। वह हर प्रकार की पहचान, भेदभाव की निंदा करता है, उनको त्याग के अपने आप को ग्लोबल सिटीजन मानता है। एक व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने आधार पर पूरे विश्व के विकास की बात करता है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है, पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। वहां पर राज्य, नागरिक जैसी अवधारणाएं काम नहीं करती हैं। एक व्यक्ति जो पूरे विश्व को अपना देश मानता है और स्वयं को पूरे विश्व का नागरिक मानता है, उसे बोलते हैं वैश्विक नागरिकता, यानी कि ग्लोबल सिटीजन। एक ऐसा नागरिक जिसके लिए कोई एक विशेष राज्य उसका देश नहीं है, उसके लिए पूरा विश्व ही उसका देश है, ग्लोबल सिटीजन कहलाता है। और आजकल लगातार यूएनओ में, बड़े बड़े अन्य असेंबलियों में, बड़े बड़े क्या नाम है, सम्मेलनों में इस प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं कि अब राज्य की संकीर्ण मानसिकताओं से उठकर प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को विश्व का नागरिक कहे और इसको वैश्विक नागरिक माना जाए। इस प्रकार वैश्विक नागरिकता का अर्थ है पूरे विश्व का नागरिक। ई लोकतंत्र किसे कहते हैं? ई लोकतंत्र दो शब्दों से बना है, इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र। ई से इलेक्ट्रॉनिक और लोकतंत्र का अर्थ है लोगों की व्यवस्था। आज पूरा विश्व वैश्विक हो चुका है, डिजिटल हो चुका है, पूरा विश्व इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है, सभी लोगों के हाथ में फोन, इंटरनेट, लैपटॉप हैं। तो जो सरकार की सुविधाएं हैं, सरकार जो सुविधाएं, परियोजनाएं लोगों को प्रदान कर रही है, उसके लिए व्यक्ति उनकी विंडो तक ना जाए, वो घर बैठकर अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से लोकतंत्र को प्राप्त कर सके, सरकार की दी गई नीतियों को ग्रहण कर सके और हर प्रकार की सरकारी सूचना को प्राप्त कर सके। ई लोकतंत्र कहलाता है। इसे डिजिटल लोकतंत्र भी कहते हैं, इंटरनेट लोकतंत्र भी कहते हैं। अब विश्व की सभी सरकारों ने अपनी सभी सूचनाएं, अपनी सभी सेवाएं डिजिटल कर दी हैं। लोग घर बैठे सरकार की सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए, लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए
इंटरनेट का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को ही या इस श्रृंखला को ही इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र या ई लोकतंत्र कहा जाता है। सामान्य शब्दों में, जब सरकार के द्वारा अपनी सभी सेवाएं इंटरनेट पर प्रस्तुत की जाएं और लोग घर बैठे उन सेवाओं का लाभ लें, और वे लोकतंत्र की जड़ों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं, जिसमें इंटरनेट योगदान दे रहा है, इस प्रणाली को ही ई लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार का अर्थ है मानव और अधिकार। मानव अधिकार मानव को और अधिक मानवीय बनाते हैं। ये अधिकार पूरे विश्व के मानवों की बात करता है कि पूरे विश्व के मानव को हर प्रकार के वे अधिकार प्राप्त हों ताकि वह अपने जीवन को स्वतंत्र रूप से स्थापित कर सके। एक मानव को स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से जीने का अधिकार है। प्रत्येक मानव को वे अधिकार प्राप्त हो जिससे वो अपना सर्वोच्च विकास कर सके, मानव अधिकार कहलाते हैं। इसे बोलते हैं अंग्रेजी में ह्यूमन राइट्स। वे अधिकार जो मानव को और अधिक मानवीय बनाते हैं, वे अधिकार जो मानव को वे उपकरण प्रदान करते हैं, वे व्यवस्था प्रदान करते हैं, वे सुविधा प्रदान करते हैं ताकि मानव अपने जीवन को अपने अनुसार गति दे सके। और ये अधिकार मानवीय होते हैं, संवैधानिक होते हैं। भारत के संविधान में दिए गए 6 मौलिक अधिकार मानव अधिकारों से ही प्रेरित हैं और ये 6 मौलिक अधिकार वास्तव में मानव अधिकारों की ही स्थापना करते हैं। राज्य किसे कहते हैं? राज्य एक संगठित इकाई है जो कि काल्पनिक है, जिसे राजनीतिक विचारधारा के अंतर्गत उत्पन्न किया गया है। राज्य के अंतर्गत 4 सुविधाएं हैं, 4 विशेषताएं हैं, 4 तत्व हैं। नंबर 1, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूमि, सरकार और संप्रभुता। ये 4 विशेषताएं मिलकर राज्य का निर्माण करती हैं। यदि किसी राज्य में, किसी देश में 4 विशेषताएं नहीं है, 4 तत्व नहीं है, तो वो राज्य नहीं कहलाएगा। कुल मिलाकर राज्य को गति प्रदान करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए और उसे स्थापित करने के लिए हम जिन नियमों की बात करते हैं, उन नियमों में 4 अंग आते हैं: निश्चित भूमि, निश्चित जनसंख्या, निश्चित सरकार और संप्रभुता। सरकार की वह प्रणाली कि सरकार स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके, अपने आंतरिक और बाहरी कार्यों में किसी का हस्तक्षेप ना हो, तो इसको ही राज्य कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। हमने जो प्रश्न आपको कराए हैं वे यों के यों आपको समझ में आ गए होंगे और हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो प्रश्न हमने कराए हैं सभी के सभी आपके परीक्षा पत्र में आएंगे और ये हमने बहुत सारांश में कराए हैं। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको लाभ देंगे, आपको फायदा देंगे। इनको अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, अध्ययन कर लें। धन्यवाद।